टुडे आवर टॉपिक इज रेडिएशन हजार्ड। कल हम लोगों ने इससे पहले के लेक्चर में नॉइस हजार्ड को डिस्कस किया और अभी हम लोग रेडिएशन हजार्ड्स को डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। सो रेडिएशन हजार्ड बेसिकली इसमें जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो टाइप्स क्या होते हैं रेडिएशन के, डिफरेंसेस क्या होते हैं आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन के और इंक्लूडिंग रेडान गैस के, और उसके क्या हेल्थ इफेक्ट हैं, इतनी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो रेडिएशन के बारे में कहा जाता है कि रेडिएशन एग्जैक्टली है क्या, कि एक एनर्जी है, एक इमिशन ऑफ एनर्जी है किसी मैटर के थ्रू, जो रेडियो एक्टिव मैटर्स होते हैं उनके थ्रू निकलने वाली एक एनर्जी है जिसको हम लोग रेडिएशन कहते हैं। ये दो टाइप की होती हैं, एक नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन और एक आयोनाइजिंग रेडिएशन। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन क्या होती हैं कि जो बिजली की वेल्डिंग करते हैं, जिसको हम लोग आर्क वेल्डिंग कहते हैं, इलेक्ट्रिकल आर्क वेल्डिंग कहते हैं, या जो रेडियो वेव्स होती हैं, माइक्रोवेव्स होती हैं जो हमारे टावर से, मोबाइल टावर से निकलती हैं, या जो माइक्रोवेव्स जो हम लोग यूज़ करते हैं घरों के अंदर खाने को गर्म करने के लिए, वहाँ से निकलती हैं। तो ये नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस की किरणें हैं जिसमें अल्ट्रावायलेट रेसेस भी, यूवी रेसेस भी होती हैं। तो ये नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन क्रिएट करती हैं। तो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन कैन कॉज हीटिंग इफेक्ट इन द बॉडी, बॉडी में हीट जनरेट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो लैपटॉप से भी रेसेस निकलती हैं जो कि आँखों को नुकसान पहुँचाती हैं। तो ये जो स्पेक्टिकल हम यूज़ कर रहे हैं, जो ग्लास यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें यूवी प्रोटेक्शन है। तो जो यूवी रेसेस हैं उसको ये प्रोटेक्ट करती है, ग्लेयर को रोकती है, जिससे आँखों, चूँकि आइज जो होती हैं वो बहुत ही सॉफ्ट टिश्यूज पाए जाते हैं उसके अंदर, तो उसको हार्म से बचाती है, नुकसान से बचाती है। तो आयोनाइजिंग रेडिएशन क्या करते हैं कि एक हीटिंग इफेक्ट बॉडी के अंदर डेवलप करते हैं, जिसका कुछ लंबे एक्सपोजर के बाद नुकसान भी होता है। दूसरा होता है आयोनाइजिंग रेडिएशन। आयोनाइजिंग रेडिएशन हैज सफिशिएंट एनर्जी टू पेनिट्रेट इनटू द बॉडी। ये इसके अंदर इतना सोर्स होता है, इतना पावर होता है कि बॉडी के अंदर ये पेनिट्रेट कर जाए, ये अंदर चला जाए। ये रेडिएशन की किरणें जो होती हैं वो अंदर बॉडी तक के चली जाती हैं। तो आयोनाइज जिसको कहते हैं, चेंज इन द इलेक्ट्रिकल चार्जेस ऑफ एन एटम। एटम के अंदर जब कोई चेंजेस होता है इलेक्ट्रॉन्स का, तो वो आयोनाइज हो जाता है, जिसको हम लोग आयंस कहते हैं ना, कैटायंस बोलते हैं और एनायंस बोलते हैं, अगर जिसको पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज कहते हैं। तो चार्जेस हम लोग के यही डिनोट करते हैं कि अधिकता है कि कमी है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो ये आयंस बोलते हैं, जो आयोनाइजिंग बोलते हैं वो इसी के बिहाफ पे बोला जाता है। तो एन आयोनाइज एंड डैमेज टिश्यूज, बॉडी टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, ये पेनिट्रेट कर जाती हैं किरणें और बॉडी के टिश्यूज को डैमेज कर देती हैं। जैसे आयोनाइजिंग रेडिएशन की किरणें जो होती हैं, जैसे एक्स किरण होती है, एक्स रेज होती है, गामा रेज होती है। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, तो मेडिकल फील्ड में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। एक्सरे हम लोग कराते हैं बोन्स की कंडीशन को जानने के लिए। उसी तरीके से नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग होती है मेटल स्ट्रक्चर की। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम वेल्डिंग कर देते हैं ना, तो वेल्डिंग करने के बाद वेल्डिंग की एबिलिटी और उसकी क्वालिटी को चेक करने के लिए एनडीटी किया जाता है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग की जाती है। तो उसका भी एक्सरे निकाला जाता है। एक्सरे करके देखा जाता है कि उसके अंदर कहीं पर कोई ऐसा तो नहीं कि इम्प्योरिटीज, अशुद्धियाँ, धूल के कण या कुछ भी ऐसे रह गए हों, या अंदर कोई ऐसा गैप तो नहीं रह गया है जिसकी वजह से बाद में वो वेल्ड जो है वो टूट जाए, जिसकी वजह से एक बड़ा एक्सीडेंट हो जाए। तो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग्स में यूज़ होती हैं, एनडीटी में होती हैं। और इनका हेल्थ एक्सपोजर जो होता है, इसका जो एक्सपोजर होता है हेल्थ के ऊपर आयोनाइजिंग रेडिएशन का, ये बहुत ही सीवियर एक्सपोजर होता है और सीवियर हेल्थ इश्यूज को क्रिएट भी करते हैं। इसकी वजह से बहुत से सीरियस हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। The health effect of exposure to ionizing radiations are more severe than those from exposure to non-ionizing radiation. नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन का एक्सपोजर का जो हेल्थ इफेक्ट होता है उस पर कम होता है और आयोनाइजिंग का ज़्यादा होता है। तो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन का हेल्थ इफेक्ट क्या होता है? बर्न हो जाएगा, स्किन को बर्न कर सकता है, रेडिंग ऑफ द स्किन, लाली छा जाएगी जिसको एरिथमा कहते हैं, कैटरेक्ट्स हो सकता है, आंखों में मोतियाबिंद हो सकता है, आर्क आई हो सकता है जिसमें आंखें लाल हो जाती हैं, टेम्परेरी स्टेरिलिटी हो जाती है,
अच्छा, आर्क अक्सर देखा होगा कि जो वेल्डर होते हैं अगर वो सही फिल्टर नंबर का फिल्टर अगर इस पर नहीं यूज़ करते हैं तो उनकी आंख लाल हो जाती है और उसमें बहुत ही एक्यूट दर्द, बहुत तेज दर्द होता है, सीवियर पेन होता है। और एक्यूट एंड क्रोनिक इफेक्ट ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन, जो आयोनाइजिंग रेडिएशन है उसका एक्यूट और क्रोनिक इफेक्ट क्या हो सकता है? आयोनाइजिंग रेडिएशन में जैसे एक्सरेज है, गामा रेसेस हैं, तो ये रेसेस का जो इफेक्ट होता है तो वो क्या हो सकता है कि रीडिंग ऑफ द स्किन एक्यूट इफेक्ट मतलब तुरंत जो नुकसान पहुंचाएगा, क्रोनिक मतलब लंबे समय बाद जो नुकसान पहुंचाएगा। तो रीडिंग ऑफ द स्किन है रेडिएशन सिकनेस जिसमें नौजिया, जी मालिश करना, वोमिटिंग, डायरिया, लूज मोशन होना, हेयर लॉस एंड डेथ भी हो सकती है एक्यूट में सडनली। और क्रोनिक अगर चक्कर आ रहा है, कोई ऐसा बंदा है जो रेडिएशन के कांटेक्ट में है तो उसको ये देखा जाता है, कुछ ऐसे पावर प्लांट होते हैं जैसे जहाँ पर यूरेनियम का यूज़ किया जाता है या कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पर वहाँ के जो एम्प्लॉइज होते हैं उनको क्या किया जाता है, रेडिएशन से प्रिवेंट करने के लिए जोन वाइज बांटा जाता है कि एक सबसे पास का जोन, फिर उससे दूर का जोन, फिर उससे दूर का जोन, जोन 1, जोन 2, जोन 3 में बांट दिया जाता है। क्योंकि जैसे डिस्टेंस बढ़ती है वैसे ही एक्सपोजर कम होता है। और मेडिकल हेल्थ सर्विलांस, उनका सुपरविजन हमेशा किया जाता है, रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं। लेकिन जो आयोनाइजिंग रेडिएशन के तुरंत इफेक्ट हैं वो ये इफेक्ट होते हैं, और क्रोनिक इफेक्ट लंबे एक्सपोजर के बाद जो इफेक्ट आता है जिसमें से म्यूटेजेनिक कैंसर है, वेरियस ऑर्गन्स का डैमेज होना है ना। तो ये सारे इफेक्ट जो हैं वो लंबे समय के बाद होते हैं। आंखों का कैटरेक्ट्स हो जाना, स्किन डिजीज हो जाना या डेथ हो जाना, ये लॉन्ग एक्सपोजर पे होता है। और टिपिकल ऑक्यूपेशनल सोर्सेज ऑफ नॉन आयोनाइजिंग एंड आयोनाइजिंग रेडिएशन, कहाँ कहाँ से सोर्स होते हैं आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन के? तो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन का सोर्स कहाँ से होता है, हम लोग कहाँ कहाँ एक्सपोज हो सकते हैं या कहाँ कहाँ उसके कांटेक्ट में आ सकते हैं? जैसे इंफ्रारेड रेस होती है, आईआर रेस होती है, तो ये हीटिंग और ब्रेजिंग जहाँ पर भी काम चल रहा है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, वहाँ से इंफ्रारेड रेस निकलेगी। लेज़र की रेस निकलेंगी जिसमें बारकोड रीडर है, सर्विंग है, मशीन है, कटिंग मशीन है। तो माइक्रोवेव्स हैं, बहुत सी छोटी सिग्नल ट्रांसमिशन है, फूड प्रिपरेशन है, उसमें से माइक्रोवेव्स निकलती हैं। रेडियो फ्रीक्वेंसीज, रेडियो ट्रांसमिशन, रडार, वेल्डिंग ऑफ प्लास्टिक है। यूवी रेसेस, अल्ट्रा वायलेट रेसेस हैं जैसे कॉमर्शियल टैनिंग, क्यूरिंग ऑफ ग्लूज, इंक, वेल्डिंग, आर्क आई जिसमें डिजीज हो जाती है। फिर तो ये नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन के सोर्सेज हैं जिसमें से इंफ्रारेड, लेजर, माइक्रोवेव, रेडियो फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रावायलेट रेसेस निकलती हैं। तो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन इंक्लूड्स एनर्जी रेडिएटेड अक्रॉस ए वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज फ्रॉम लॉन्ग वेव रेडियो वेव्स टू विजिबल लेजर लाइट्स। जो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन जो होती है वो भी बहुत ही लंबी दूरी तय कर लेती हैं, वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज की भी होती हैं इसमें। जैसे यूवी रेसेस सूरज से और यहाँ तक के चली आती हैं यूवी रेसेस, अल्ट्रावायलेट रेसेस। तो लॉन्ग फ्रीक्वेंसीज की होती हैं, ज्यादा फ्रीक्वेंसी की भी होती हैं। फिर इंफ्रारेड रेस की बात करते हैं तो कहा जस्ट आउटसाइड ऑफ द विजिबल इंफ्रारेड, जहाँ पर हीटिंग वीटिंग हो रही है ना तो वहां से आईआर रेस निकलती है। तो जस्ट आउटसाइड द विजिबल स्पेक्ट्रम इंफ्रारेड लाइट इज इमिट, जहाँ से भी विजिबल स्पेक्ट्रम होता है वहां से आईआर रेसेस, इंफ्रारेड रेसेस निकलती हैं। रेड हॉट मटेरियल है जैसे मोल्टन मेटल से पिघला हुआ लोहा है, पिघला हुआ ग्लास है, वहां से आईआर रेसेस, इंफ्रारेड रेसेस बहुत निकलती हैं और ये आंखों में कैटरेक्ट कॉज कर सकती हैं, मोतियाबिंद का क्रिएट कर सकती हैं, है ना। टिंडेड आई प्रोटेक्शंस विद प्रोवाइड प्रोटेक्शन बाय फिल्टरिंग आउट द इंफ्रारेड रेंजेस। तो उसमें क्या होता है कि आई प्रोटेक्शन यूज किया जाता है, कुछ ऐसे गॉगल स्पेक्ट्रम्स यूज किए जाते हैं, स्पेक्टिकल्स यूज किए जाते हैं जिसको वो प्रोटेक्ट कर ले। द स्किन शुड ऑल्सो बी प्रोटेक्टेड बाय ओवरऑल, उसमें एप्रन दे करके पूरी स्किन को हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं। लेजर लाइट्स, जैसे लेजर इज एन एब्रिविएशन ऑफ लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय द स्टिमुलेटेड इमिशंस ऑफ रेडिएशन। एक लेजर जो है वो एक एब्रिविएशन यूज किया जाता है जो कि लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय, ये पूरा फुल फॉर्म होता है कि लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। तो लेजर एक एब्रिविएशन है, वो इसके लिए यूज करते हैं हम लोग, लेजर का फुल फॉर्म कह सकते हैं आप। सो लेजर लाइट हैज अ नैरो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, बहुत ही फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है लेजर लाइट की। दिस फीचर्स ब्रिंग टू हैजर्ड्स, दो हजार्ड्स इसके अंदर होते हैं। पहला होता है कि लाइट कैन ट्रेवल ग्रेट डिस्टेंस, दूरी तक के तय कर सकती है। एंड सेकेंड, एक्सट्रीम ऑप्टिमल इंटेंसिटीज कैन अचीव बाय द रिलेटिवली स्मॉल एनर्जी सोर्स, और ज़्यादा दूरी तक आसानी से कम एनर्जी सोर्स में पहुंचा सकते हैं।
नैरो बीम्स ऑफ लाइट कैन फोकस ऑन द रेटिना टू कॉज द सीवियर बर्न्स। और जो पतली सी रेस होती है आंखों पे अगर पड़ जाए तो ये नुकसान पहुंचाती है। जैसे आपने देखा होगा बच्चों के खिलौने के लिए लेजर लाइट आती है तो आंखों को बहुत नुकसान होती है, अगर आंखों में पड़ जाए तो ब्लाइंडनेस हो सकती है। कुछ लेजर ऐसी होती हैं ऑपरेट्स जो नॉन विजिबल फ्रीक्वेंसीज पे ऑपरेट होती हैं, जो दिखाई भी नहीं देंगी। द आई मे नॉट हैव द नेचुरल प्रोडक्शंस ऑफ द ब्लिंकिंग रिस्पॉन्स। तो जब दिखाई नहीं देंगे तो ब्लिंक नहीं करेगा, आंख ब्लिंक नहीं करेगी। तो लेजर्स आर यूज्ड फॉर कटिंग, कटिंग के लिए लेजर यूज होती है। अलाइनमेंट ऑफ स्ट्रक्चर के लिए लेजर यूज होती है। चीजों को, अब तो मेसन जो मिस्त्री होते हैं वो भी लेजर जो है अलाइनमेंट यूज करते हैं कि डिवाइस रखा तो उसने बता दिया कि वहां तक सीधा है। इंटरटेनमेंट में यूज होती है, नेविगेशन सिस्टम में यूज होती है, नेविगेट करने के लिए, कम्युनिकेशन में यूज होती है। तो कम्युनिकेशन में से फाइबर ऑप्टिक्स होते नहीं है, तो फाइबर ऑप्टिक्स जो है वो इसी के लिए बनाए जाते हैं। प्रिंटिंग में यूज होती हैं। तो देयर आर वेरियस क्लासिफिकेशन फॉर लेजर अकॉर्डिंग टू द देयर पोटेंशियल फॉर हार्म। डिफरेंट टाइप्स के लेजर्स होते हैं और पोटेंशियल टू हार्म्स के अकॉर्डिंग, जितना उनके अंदर पावर है कि नुकसान पहुंचाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग उनको कैटेगराइज किया जाता है। जैसे क्लास 1 मीटर, 1 मीटर कहा इनहेरेंटली सेफ होता है, लो पावर होती है, सेफ बाय इंजीनियरिंग डिजाइन, टोटल इंक्लोजर कर दो बंद हो जाती है वो। क्लास 2 मीटर, लो पावर, विजिबल फ्रीक्वेंसी, एडिक्वेट प्रोडक्शन बाय ब्लिंकिंग रिस्पॉन्स, अगर आंख बंद कर लेंगे तो आंखों को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। फिर क्लास 3R, मीडियम पावर विद एक्सपेंडेड बीम डायमीटर होती है, सम प्रोटेक्शन बाय ब्लिंकिंग रिस्पॉन्स बट डायरेक्ट व्यूइंग विद ऑप्टिकल एड्स कुड बी हजार्डस। बिना ऑप्टिकल एड के अगर आप देख रहे हैं तो नुकसानदेह हो सकती है। क्लास 3B, मीडियम पावर लेजर रिक्वायरिंग इंटरलॉक्ड इंक्लूजर एंड स्ट्रिक्ट ऑपरेटिंग प्रोसीजर, अगर पड़ जाए आंखों पे तो नुकसान पहुंचाएगी, स्किन को डैमेज करेगी। क्लास 4 हाई पावर लेजर, जनरली यूज रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर होती है। आई प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये भी ध्यान रखा जाता है कि कहीं से रिफ्लेक्ट होकर के ना पड़ जाए। फिर माइक्रोवेव्स, जो बहुत छोटी किरणें होती हैं, जो कुकिंग में यूज होती हैं, कम्युनिकेशन में यूज होती हैं, मटेरियल को हीट करने में हेल्प करती हैं, खाना हम लोग गर्म करते हैं इससे। तो माइक्रोवेव्स भी नुकसानदेह होती हैं कुछ हद तक के, इसीलिए जो टावर्स होते हैं तो टावर्स के अंदर जो माइक्रोवेव्स होती हैं उनकी एक परमिसिबल लिमिट होती है कि इतनी लिमिट तक की ही रेडिएशन यहाँ पर होना चाहिए, और उससे ज़्यादा का ये गवर्नमेंट खुद कराती है, सर्वे कराती है, सैंपल चेक होता है, और किसी भी टावर का अगर रेडिएशन परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा मिलता है तो उसका लाइसेंस वहाँ से सस्पेंड कर दिया जाता है, उसको हटवा दिया जाता है। तो माइक्रोवेव्स भी रेडिएशन कॉज करते हैं और वो हार्मफुल होते हैं। फिर रडार, रेडियोस फ्रीक्वेंसीज, जो कि हम लोगों के डिफेंस में बहुत यूज होता है, कम्युनिकेशन और इंटरटेनमेंट में बहुत ज़्यादा यूज होता है हम लोगों का। तो उसके लिए देखते हैं हम लोग कि रेडियो फ्रीक्वेंसीज कैन कॉज बर्न्स आर सस्पेक्टेड फिर बीइंग एसोसिएटेड विद द ल्यूकेमिया, खून की कमी। तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। ऐसी जगह जहाँ पर रेडियो फ्रीक्वेंसीज बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पर परमिट वर्क सिस्टम को यूज करके बिना वर्क परमिट के किसी को अलाउ नहीं करना चाहिए कि वहाँ पर जाएं। यूवी रेसेस, अल्ट्रावायलेट रेसेस, यूवी रेसेस भी बहुत ही यूजफुल मानी जाती हैं और ये इमिट्स होती हैं, सूरज की किरण से ही निकलती हैं। हम लोग के स्किन में स्किन प्रोडक्शन अच्छी है तो हम लोगों को यूवी रेसेस बहुत हार्म नहीं करते हैं, बट जिनके स्किन के अंदर जो है वो स्किन जो है प्रोडक्शन बहुत यानी ठंडी जगह रहने वाले लोग होते हैं, जो बहुत ही फाइन स्किन या वाइटनिंग होती है, सफ़ेदी होती है या गोरे होते हैं, तो उनके ऊपर उसका बड़ा असर होता है, इसलिए सनबर्न क्रीम को लगा के ही वो लोग निकलते हैं, अदरवाइज उनके ऊपर सनबर्न हो जाता है। अगर बीच पे भी जाते हैं कहीं पर यूरोप कंट्रीज साइड में जहाँ ठंडे एरिया होते हैं तो वो अपनी सन क्रीम को लगा के जाते हैं, वरना उनकी स्किन बर्न हो जाए। और अल्ट्रावायलेट को प्रोटेक्ट करने के लिए, फिल्टर करने के लिए जो ओजोन O3 की लेयर हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर है, तो उसके डिप्लेट होने की वजह से, क्षति होने की वजह से कुछ एरिया के अंदर जो यूवी रेसेस हमारे पृथ्वी पर डायरेक्ट आने लगी बिना फिल्टर हुए, बिना रुके हुए, वो भी हार्म कर रही हैं। तो जैसा कि इमेज के अंदर आप देख सकते हैं कि यूवी रेसेस कैसे नुकसान करते हैं। एक ऊपर की स्किन होती है जिसको एपिडर्मिस बोलते हैं, फिर उसके नीचे की होती है डर्मिस होती है और नीचे की लेयर होती है। तो यूवी रेसेस कहाँ तक के पेनेट्रेट हो सकती हैं कि ऊपर की लेयर को भेदते हुए डर्मिस तक के पहुंच जाती हैं। ठीक है,
तो ये भी नुकसानदेह होती हैं हमारी, और स्किन कैंसर को भी कॉज कर देती हैं अगर प्रोटेक्शन ना लिया जाए तो। फिर आर्क वेल्डिंग है, बिजली से होने वाली वेल्डिंग जो होती है, जिसको इलेक्ट्रिकल आर्क वेल्डिंग कहते हैं। ये भी अल्ट्रावायलेट लाइट्स को प्रोड्यूस करती हैं, यूवी रेसेस प्रोड्यूस करते हैं, और वही यूवी रेसेस जो कि स्किन के डर्मिस पोर्शन नीचे तक के पहुंच जाती हैं, वही यूवी रेसेस इसके अंदर भी होती हैं। तो रेड आई डिजीज कॉज कर सकती हैं अगर प्रोटेक्शन सही नहीं लिया गया तो। बॉडी को पूरा एप्रन से कवर अप किया जाता है ताकि बॉडी के ऊपर उसका इफेक्ट ना हो, स्किन के ऊपर उसका इफेक्ट ना हो। तो आर्क वेल्डिंग प्रोड्यूसेस अल्ट्रावायलेट लाइट्स लुकिंग एट द फ्लैश कॉजेज अ पेनफुल बाई बट टेम्परेरी कंडीशन नोन एज द आर्क आई। अगर आप उसकी चमक को देखेंगे वेल्डिंग की, तो आंखों में दर्द होने लगेगा, रेड आई हो जाएगी, लाल हो जाएगी आंखें, रेडिएशन की वजह से, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से। और उसके बाद ये टेम्परेरी होगा, बाद में ठीक हो जाएगा, मेडिकेशन के थ्रू और मेडिसिन लेंगे तो वो क्योर हो जाता है, बट पेनफुल होता है। तो वेल्डर्स इसीलिए हुड यूज करता है और एक प्रॉपर तरीके का फिल्टर का स्पेक्टिकल भी यूज करेगा, जो कि आंखों के रेडिएशन, आंखों पर रेडिएशन के इफेक्ट को कम करे, यूवी रेसेस को। तो people in the vicinity should be prevented from looking at the direct or indirect welding arc by means of screen। डायरेक्टली जो बंदे उसके आसपास काम कर रहे हैं उनको डायरेक्टली देखना नहीं चाहिए। इसके साथ में एक तो ये हजार्ड्स के साथ में अगर पढ़ रहे हैं, वेल्डिंग का टॉपिक आया है, तो वेल्डिंग में यहाँ पर जब वेल्डिंग कोई करता है तो उसमें से फास्फीन, फास्जीन, ओजोन की गैसेस निकलती हैं जो कि हार्मफुल होती हैं। इसमें बेसिकली पल्मोनरी और नॉन पल्मोनरी गैसेस उसमें से इमिट्स होती हैं। मोल्टेन मेटल्स का भी जो है इसमें फ्यूम्स होता है, तो ये नुकसानदेह होती हैं। तो इसमें लोकल एग्जॉस्ट सिस्टम्स को लगा करके इसके भी हजार्ड्स को दूर किया जाता है, एक्सपोजर को कम किया जाता है। फिर आयोनाइजिंग रेडिएशन में आप देखेंगे टाइप्स ऑफ रेडिएशन एंड पेनिट्रेशन। एक पेपर है, एक एल्यूमिनियम की प्लेट है, एक लेड की प्लेट है, एक कंक्रीट है। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो अल्फा रेसेस हैं, अल्फा जो सबसे कमजोर मानी जाती हैं, अल्फा पार्टिकल, वो पेपर को भेद नहीं पाती हैं। बीटा जो है वो पेपर को भेद लेगी लेकिन एल्यूमिनियम को नहीं भेद पाएगी। अगर एक्स रेज है कहीं पर, एक्स रेज जिसको हम लोग यूज करते हैं अपने मेडिकल फील्ड में ज्यादा यूज करते हैं, पेपर को भेद देगी, एल्यूमिनियम को भेद देगी और लेड को भेद नहीं पाती है। एक्स के बाद एक वाई रेस होती हैं, जो वाई रेस होती हैं वो पेपर को भेद देंगी, एल्यूमिनियम प्लेट को भेद देंगी, लेड को भेद देती हैं, यानी लेड को जो है वो नहीं भेद पाती हैं। फिर एक न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन की क्षमता सबसे ज्यादा है, वो पेपर, एल्युमिनियम, लेड को भेद करके और कंक्रीट पे पहुंच जाती हैं। तो कंक्रीट को नहीं भेद पाती हैं, लेकिन कंक्रीट की विड्थ जो है वो पता होना चाहिए कि कितनी विड्थ की कंक्रीट वहां पर यूज की जाए, तब वो नहीं भेद पाएंगे, बहुत पतली नहीं होना चाहिए, बहरहाल नहीं कर पाती हैं उसको। So there are four main types of ionizing radiation: alpha particle, beta particle, gamma rays and X rays। ये basically चार main types के ionizing radiation होते हैं। So तो कहा the first three arises from radioactive substances। पहली जो तीन होती हैं वो radioactive substances से निकलती हैं। Whereas the X rays are generated in machines। और X rays को मशीन में generate किया जाता है। तो अल्फा पार्टिकल क्या होती हैं? अल्फा पार्टिकल जो होती हैं वो पॉजिटिवली चार्ज एनर्जी पार्टिकल होता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, हैवी एंड स्लो मूविंग होती हैं, कैपेबल ऑफ कॉजिंग कंसिडरेबल इंटरनल डैमेज होती हैं। इनके अंदर ये प्रॉब्लम्स होती हैं, ये पावर होती हैं कि ये इंटरनल डैमेज को कॉज कर सकें अगर इसको इनहेल कर लिया जाता है या इंजेस्टेड इनटू द बॉडी किया जाता है तो। और साथ में स्टॉप्ड बाय पेपर, अगर पेपर यूज किया जाए तो इसको स्टॉप किया जाता है few centimeter of air और by the layer of dead skin on the outside of the body, इसको स्टॉप कर सकता है। फिर कहा used as sealed sources, sealed sources की तरह इसको यूज किया जाता है। Examples of use are smoke detectors। उसमें हम लोग क्या करते हैं, अल्फा पार्टिकल यूज करते हैं, तो स्मोक डिटेक्टर में हम लोग बहुत इसका यूज किया जाता है। एंटी स्टैटिक डिवाइसेस टू रिमूव डस्ट, डस्ट को रिमूव करने के लिए, एंड प्रोटेक्ट सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ड्यूरिंग द असेंबली, वो सेंसिटिविटी को प्रोटेक्ट करने के लिए भी यूज किया जाता है। बीटा पार्टिकल क्या होता है, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, बहुत ही लाइट होता है, फास्ट मूविंग होता है और लॉन्ग डिस्टेंस तक के ये ट्रैवल कर सकता है। और इसकी वजह से क्या होता है, एनर्जी इसकी लॉस्ट होती है, जितना स्मॉल होगा उतना ही ज्यादा नुकसानदेह होगा, जितनी दूरी होगी तो उतने ही कम हो जाएगा उसका। फिर कहा कैपेबल ऑफ पेनिट्रेटिंग
ऑफ द सरफेस ऑफ द स्किन, ऊपर की अपर लेयर को स्किन की वो पेनिट्रेट कर सकता है, और एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों डैमेज कॉज कर सकता है बॉडी के अंदर, और एक मेटल एल्युमिनियम के थ्रू इसको रोका जा सकता है, प्लेट के थ्रू रोका जा सकता है। अब एग्जाम्पल ऑफ यूज क्या है? थिकनेस टेस्टिंग के लिए, किसी मटेरियल की थिकनेस कितनी है उसको टेस्ट करने के लिए बीटा रेसेस यूज की जाती हैं। मॉइस्चर कंटेंट्स जो गेजेस होते हैं उसमें यूज किया जाता है इसमें। फिर गामा रेसेस होती हैं। गामा रेसेस क्या होती हैं कि इसके अंदर जो जब कोई रेडियो एक्टिव डिके होता है सब्सटेंसेस का, यूरेनियम है, प्लेटिनियम है, और भी अदर जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, तो उसके वजह से ये इमिट्स होती हैं, निकलती हैं, ये रेसेस निकलती हैं, एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी की होती हैं। वेवलेंथ शॉर्ट्स होते हैं, इसके शॉर्ट वेवलेंथ्स होते हैं, कैपेबल ऑफ पेनिट्रेटिंग इनटू द बॉडी कॉजिंग द इंटरनल एंड एक्सटर्नल हार्म्स, इंटरनल बॉडीज के ऑर्गन को डैमेज करने के लिए क्षमता होती है। और लेड की एक थिक या थिक कंक्रीट की वॉल से इसको रोका जा सकता है। अब इसका यूज कहाँ होता है? गामा रेसेस का नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में किया जाता है, और रेडियोथेरेपी है, मेडिकल ट्रीटमेंट है, उसमें इसको यूज किया जाता है। फिर एक्सरेज होती हैं। एक्सरेज क्या होती हैं? ये सम सेम प्रॉपर्टीज गामा की तरह होती हैं, बट इसको जनरेट किया जाता है। ये कहीं से किसी की क्षय से नहीं निकलते हैं। एक्सरेज आर जनरेटेड बाय मशीन। कहा सीज व्हेन द मशीन इज स्विच्ड ऑफ, अगर मशीन को बंद किया तो रुक जाती हैं। वेव्स ऑफ एनर्जीज होती हैं इसके अंदर, एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी और शॉर्ट वेवलेंथ होती है इसकी, कैपेबल ऑफ पेनिट्रेटिंग इनटू द बॉडी कॉजिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल हार्म्स होते हैं, और एक लेड के या थिक कंक्रीट वॉल के थ्रू इसको रोका जा सकता है। एग्जाम्पल्स ऑफ यूज, मेडिकल यूज, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग एग्जाम्पल्स इसके होते हैं। और उसके बाद फिर रडान। रडान एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। तो radon is a type of radioactive element. It is basically gaseous in nature. जो अक्सर आप देखेंगे रडान गैस निकल आती है किसी नेचुरल सोर्स से, कहीं कोई रॉक है, चट्टान है वहां से, या कहीं कोई पिट बन रही है, या कोई डीप एक्सकवेशन हो रहा है, तो वहां से एक जहरीली गैस भी निकल आती है जिसको रडान कहते हैं। तो एक भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स एक तरह का होता है लेकिन गैसियस नेचर में होता है, formed by the breakdown of radioactive elements like uranium and thorium। तो यूरेनियम या थोरियम जैसे जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का जब ब्रेकडाउन होता है तो उसमें से रडान गैस निकलती है। ये गैस कलरलेस होती है या ऑर्डरलेस। कलरलेस जिसका कलर ना हो, ऑर्डरलेस मतलब जिसके अंदर कोई गंध ना हो, गंधहीन होती है, टेस्टलेस मतलब जिसमें कोई टेस्ट ना हो, एंड नॉबल होती है, जेंटल होती है। कहा नेचुरली फाउंड इन द अंडरग्राउंड सॉइल, रॉक एंड वाटर में पाई जाती है। इनहेलेशन एंड इंडेशन आर टू प्राइमरी रूट्स ऑफ एक्सपोजिंग टू द रडान। सांस लेकर के अंदर चला जाए या कुछ खा रहे हैं उसके साथ चला जाए, ये दो रूट ऑफ एंट्री होती है। वन ऑफ द कॉज फॉर आयोनाइजिंग रेडिएशन, एक कारण होता है आयोनाइजिंग रेडिएशन का, एक्सट्रीमली हार्मफुल टू हेल्थ, एंड सेकेंड लीडिंग कॉज फॉर लंग्स कैंसर डिजीज, और बहुत ही हेल्थ को इफेक्ट करती है और कैंसर कॉज कर देती है हमको। तो यूज्ड इन द थेरेप्यूटिक यूज जैसे कैंसर ट्रीटमेंट एंड अर्थक्वेक प्रिडिक्शंस के बारे में यूज किया जाता है। हाउ रडान इंटर्स अ हाउस, रडान गैस कैसे किसी हाउस के अंदर इंटर कर जाती है। जैसे अगर यहाँ से जैसे बेड रॉक से यहाँ पर फ्रैक्चर्ड बेड रॉक हुआ और यहाँ से वो निकल के आती है, यहाँ से रडान सॉइल के अंदर आती है, सॉइल से फिर बाहर निकलती है, या कहीं पर कोई कुआं है, वेल है, वहां से वाटर को सक किया जा रहा है तो वहां से चला जाएगा, फिर उसके बाद टैंक में होते हुए आपके शावर बाथरूम में आ सकता है, वॉशरूम में आ सकता है, फिर यहाँ से आ सकता है रडान इन अंडरग्राउंड वाटर से होता हुआ, सम्प से होता हुआ, लीक करता हुआ, कहीं पर क्रैक पा गया तो क्रैक से निकलता हुआ आ सकता है। अगर कंक्रीट से पूरा का पूरा ठीक ठाक है तो वो नहीं निकल सकता है, अगर क्रैक होती है तो वहां से वो रास्ता बना के निकल सकता है, रडान निकल सकता है। सोर्सेज ऑफ रडान क्या होती हैं, क्या सोर्सेज होती हैं? तो भाई ये तो नेचुरली अकरेंस है, तो आउटडोर्स रडान पोजेस सिग्निफिकेंटली लेस रिस्क देन इंडोर। जो आउटडोर वाले होते हैं उसमें जो है वो लेस रिस्की होते हैं देन इंडोर से। इंडोर रडान कैन एक्यूमुलेट सिग्निफिकेंट लेवल, बाहर अगर कोई रडान गैस लीक होती है तो वो इकट्ठा नहीं होती है किसी एक जगह पर,
और वो जो अंदर होती है किसी वॉशरूम में या किसी बाथरूम में या किसी रूम के अंदर या किसी बेसमेंट के अंदर हुआ तो वहां पर वो एक्यूमुलेट हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है और सिग्निफिकेंट हजार्डस लेवल तक के पहुंच जाती है। कहा मैग्नीट्यूड जो होता है रेडान कंसंट्रेशन इंडोर का डिपेंड्स ऑन द प्राइमरी ऑन ए बिल्डिंग, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कैसा है और रेडान का जो अमाउंट है वो कितना है अंडरलाइंग सॉइल्स के अंदर, इसके ऊपर मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है। फिर कहा रेडान गैस कैन एंटर इनटू द बिल्डिंग, कहा फ्रॉम द सॉइल थ्रू क्रैक्स इन द concrete floors over the walls, floor drains, sumps, pumps, construction joints, and tiny cracks or the pores in the hollow block wall। ये कहीं से भी अगर नीचे से रस्ती हुई आकर के और इकट्ठा हो सकती है हम लोगों के घरों के अंदर। सो रेडान लेवल्स आर जनरली हाईएस्ट इन द बेसमेंट, बेसमेंट में ज्यादा लेवल इकट्ठा हो जाता है और वहीं पर जो है वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं। फिर वेल वाटर से निकलता है, अनदर सोर्स होता है, कुएं जो होते हैं पानी के वहां से रडार बहुत निकलता है। बेसिक वेज ऑफ कंट्रोलिंग एक्सपोजर टू नॉन आयोनाइजिंग एंड आयोनाइजिंग रेडिएशन, बेसिक जो तरीके हैं जिससे हम लोग आयोनाइजिंग नॉन आयोनाइजिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। तो कहा कि टाइम अगर रिड्यूस कर दिया जाए हम लोग एक्सपोजर टाइम को तो कंट्रोल कर सकते हैं नॉन आयोनाइजिंग को। डिस्टेंस अगर इंक्रीज कर दिया जाए सोर्स से तो भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन को। शील्डिंग प्रोवाइड कर दिया जाए, शील्ड्स दे दिया जाए तो भी प्रोटेक्ट कर लेंगे। पीपीस प्रोवाइड कर दिया जाए तो भी प्रोटेक्ट हो जाएंगे। स्किन क्रीम लोशंस यूज कर लेंगे तो भी प्रोटेक्ट हो जाएंगे। फिर आयोनाइजिंग रेडिएशन को कैसे, वही टाइम ड्यूरेशन, डिस्टेंस एंड शील्डिंग। टाइम ड्यूरेशन मतलब एक्सपोजर टाइम को कम कर दीजिए, जॉब रोटेशन कर दीजिए। फिर हाफ टाइम कर दीजिए, है ना, जैसे इंडिविजुअल कोई काम कर रहा है तो उसके टाइम को घटा करके और उसके बाद फिर आप चेंज करवाते रहिए, जॉब रोटेशन करवाते रहिए। तो इस तरीके से भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। फिर डिस्टेंस को अगर दूरी को बढ़ा दिया जाए सोर्स ऑफ जहां से एनर्जी या इमिशन ऑफ द आयोनाइजिंग रेडिएशन हो रहा है उससे डिस्टेंस को दूरी को बढ़ा दिया जाए तो भी उसके ऊपर एक्सपोजर कम हो जाएगा। फिर शील्डिंग है कि कुछ ऐसे एप्रन दे दिए जाएं, ऐसे कुछ शील्ड्स बैरियर्स बनाए जाएं जो कि उसको शीट है, शीट को आप लगा करके आप रोक सकते हैं। लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए कि वो किस तरीके की रेसेस वहां पर निकल रही हैं, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग बैरियर लगाना होगा। ठीक है, अदर फैक्टर्स में पीपीएस दे दिया, होल बॉडी रेडिएशन सूट दे दिया, इन्वायरमेंटल पर्सनल मॉनिटरिंग कर ली गई, करेक्शन जो करेक्ट डिस्पोजल ऑफ रेडिएशन मटेरियल है उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया कि सही तरीके से डिस्पोज करेंगे। फिर ट्रेनिंग और सुपरविजन दिया गया, गुड हाइजीन प्रैक्टिस कराई गई उनसे। तो रेडान गैस को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे बच सकते हैं, तो कहा प्रिवेंट द एंट्री ऑफ रेडान, रेडान को प्रिवेंट करने से रोका जाए। रिड्यूसिंग रेडान एंट्री बाय collecting it prior to entry into the building and discharging it to safe location। ऐसा बना करके रखा जाए कि कहीं पर भी लीकेज हो तो वो कलेक्ट करके और सेफ डिस्पोज कर दिया जाए। मॉडिफाइंग बिल्डिंग प्रेशर्स, डिफरेंशिएट या डिफरेंशियल्स और द सीलिंग एंट्री पॉइंट्स, नीचे या तो एंट्री पॉइंट को सील कर लिया जाए, कहीं पर कोई क्रैक ना आने दिया जाए। तो इस तरीके से रेडान को हम लोग बचा सकते हैं, रेडान गैस को एंट्री से बचा सकते हैं। मेथड्स दैट रिड्यूसेस द रेडान कंसंट्रेशन आफ्टर एंट्री बाय, अगर कहीं पर रेडान एंट्री कर गई है तो उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, उसके कंसंट्रेशन को, उसकी मात्रा को। सो डाइल्यूटिंग या डाइल्यूट कर दीजिए, डाइल्यूशन विद इंक्रीज्ड वेंटिलेशन, ज्यादा वेंटिलेशन प्रोवाइड कर डाइल्यूट हो जाएगा। फिल्टरिंग रेडान फ्रॉम द एयर, एयर से फिल्टर कर दीजिए। कलेक्शन एट सम्स एंड पंप्ड आउट, नीचे कहीं पर इकट्ठा करके और पंप आउट कर दीजिए। सीलिंग क्रैक्स एंड अदर्स ओपनिंग्स इन द फाउंडेशन, जो नीचे के फाउंडेशन है वहां पर सीलिंग क्रैक वगैरह है तो उसको सील कर लीजिए। प्रेशराइजेशन कॉज, प्रेशराइजेशन यूजेज ए फैन टू ब्लो एयर इनटू द बेसमेंट टू वर्क एयर फ्रॉम इधर अपस्टेयर्स और द आउटडोर्स, उसमें एक प्रेशराइज एयर यूज किया जाता है, ब्लोवर्स यूज किए जाते हैं जो नीचे के एयर को प्रेशराइज करके और निकाल दे बाहर। फिर कहा हीट रिकवरी वेंटिलेटर्स यूज किया जाता है, ऑल्सो कॉल्ड एन एयर टू एयर हीट एक्सचेंजर, इससे वेंटिलेट किया जाता है, वेंटिलेशन हवा का आदान प्रदान मेंटेन किया जाता है। द सेवरिटी ऑफ द हेल्थ इफेक्ट डिपेंड्स ऑन, जो रेडान का जो सेवरिटी है तो वो किस चीज पर डिपेंड करता है कि रेडिएशन का टाइप क्या है, एब्जॉर्ब का जितना एब्जॉर्ब हुआ है उसका डोज क्या है या क्वांटिटी कितनी है, रेट क्या है डोज का, कितने रेट में हुई है, और
फिर उसके बाद रेडियो सेंसिटिविटी ऑफ द टिश्यूज इन्वॉल्व द ब्रेन्स टिश्यूज एक्सेट्रा क्या है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।